वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। हम जो ये आज क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल पर स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का। इसका हम अभी आज सेक्शन बी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। इसका काफ़ी वेटेज रहता है आपके एग्जामिनेशन में। और जो पहला सेक्शन ए है वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। उसकी छोटी कुछ क्लासें रह गई हैं जिसमें आपके बिजनेस प्रोसेस रीजनिंग, बैकफ्लश अकाउंटिंग, सोशल इकोनॉमिक अकाउंटिंग ये सब रह गई हैं। तो उसकी भी क्लासें हम आपको शॉर्टली प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं, उसमें सवाल बहुत ज़्यादा आते नहीं, फिर भी हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि फुल कवरेज मिले। अभी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये टेक्निकल है। तो मैं इसकी पहली क्लास ले रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं इसको। आप तो शुरू करने के लिए देखिए, पहले हमारा आपका ये स्टडी नोट 2 का है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। तो इसमें आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग दो हैं। तो अभी मैं 2.1 ले रहा हूँ आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो बाकी ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी थ्योरी की हैं जो आप देख रहे हैं। आप इंटरमीडिएट लेवल ऑलरेडी पास करके आ चुके हैं। मेरा यह बिलीव है कि आप ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जानते होंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्या फ़ायदे नुकसान है, ये सम सॉर्ट ऑफ द थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक CMA इंटर क्वालिफाइड हैं और नाउ यू आर इन फाइनल। तो यू आर ऑन द वर्ज ऑफ आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, और या कहें कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं प्रोफेशनली। तो आपको ये छोटी-छोटी बातें आई बिलीव के पता होंगी। और इसमें आप ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, तो ये आप आई थिंक जानते होंगे या समझ सकते हैं बहुत आसानी से। मैं जो आपके साथ इसमें आपकी क्लास डिस्कस करूँगा, मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा, जहाँ से आपकी टेक्निकलिटी शुरू होती है, राइट? तो टूल एंड टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, क्या इसमें यहाँ से शुरू आपका होता है और यहीं से न्यूमेरिकल सवाल आपके बनते हैं। बाकी तो वो आपके पीछे थ्योरेटिकल पोर्शन था जो कि इंटरमीडिएट या उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरह के टूल और टेक्निकल यूज होते हैं, उसको समझते हैं। तो एक चीज़ मैं छोटी-सी आप बात बता दूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। जो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है आपकी, ये डिसीजन मेकिंग की है। और इसमें आपको एनालिसिस करने होते हैं बहुत सारे, हैं? तो उस एनालिसिस के लिए आपको क्या टूल और टेक्निक्स चाहिए, उसका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, जैसा आप बिल्कुल जानते होंगे कि आपकी ये क्या करता है कि आपके एक कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे काम करता है। किस पे आप काम करता है? कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे काम करता है, ठीक है? तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच में क्या होता है? उसमें वो आपकी सेल प्राइस में से आपके वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लेता है और इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है? और फिर क्या करता है कि वो किसी पीरियड में ये फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देता है और उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ जाती है। तो अगर आप देखें कि कंट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं, जैसे आपकी मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर की होती है, वेरिएबल ओवरहेड होते हैं आपके, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आपके प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाने घटाने के साथ बढ़ती घटती है, जो कि आपके और एक तरह से उससे डायरेक्ट लिंक होती है। आप जितनी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ेगी। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे समझें तो बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि इन्होंने इक्वेशन 1 इसको मान लिया, जहाँ पे इन्होंने नोटेशन यहाँ पे जाहिर कर दी है कि सी कंट्रीब्यूशन है, एस सेलिंग प्राइस है और ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो आपकी इक्वेशन 1 ये हो गई। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ प्लस पी भी होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एफ प्लस पी भी होता है। ये कैसे होता है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है। तो ये इक्वेशन कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको बेसिक अगर इक्वेशन पता है तो इसमें कोई बहुत झगड़ा नहीं है, ये तो आप समझ, ये तो आपकी है ही है। अब आप जानते हैं कि जो आपका सेल प्राइस है वो क्या क्या होता है, उसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती होगी प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती होगी प्लस कुछ प्रॉफिट होता होगा, यही होता होगा, ठीक है? ये आपकी बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है। अब आप इसमें क्या करो, सेल प्राइस में से ये वाला टर्म उठा के इधर ले आओ। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एफ प्लस पी, ठीक है? तो आपको पास क्या बचा, और ये क्या चीज है, ये है आपका कंट्रीब्यूशन, तो ये होगा एफ प्लस पी।
तो ये इक्वेशन इन्होंने इस तरह से लिख दी है। मतलब आप अगर मेरा मेरा कहना ये है कि आप अगर बेसिक इक्वेशन ये जानते हैं ना, S इज इक्वल टू एफ प्लस वी प्लस पी, भाई सेल जो होगी वो किस किस का होगा, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट कवर होगी, वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी, अगर कुछ प्रॉफिट है तो वो आएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि एस माइनस वी तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एस माइनस वी इज इक्वल टू सी होता है, और आपका फिर इन्होंने ये दूसरी इक्वेशन निकाल के ले आई। अब इससे जो इन्होंने कंक्लूजन किया है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, इन दोनों इक्वेशन को इन्होंने इक्वेट कर दिया। तो 1 और 2 से इन्होंने क्या कंक्लूड किया, 1 और 2 से इन्होंने कंक्लूड किया है कि आपका देखिए ये भी कंट्रीब्यूशन है और ये भी कंट्रीब्यूशन है, ये वाला। तो ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के टर्म है, इनको इन दोनों के बराबर रख दिया, यानी कि C इज इक्वल टू क्या हो गया, C इज इक्वल टू हो गया एस माइनस वी भी हो गया, C इज इक्वल टू, और F प्लस पी भी हो गया, ठीक है। तो आपका जो ये आपका जो हो गया S माइनस वी इज इक्वल टू F प्लस पी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक इक्वेशन निकाल दी। ये आपकी कंट्रीब्यूशन का क्या फायदा है, प्रॉफिटेबिलिटी को हम डिटरमाइन करते हैं जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कंट्रीब्यूशन का अप्रोच क्या होता है। जैसे आप जानते हैं, बहुत भली भांति आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये काम किया होगा कि आपको जैसे ये दिया हुआ है कि किसी यूनिट का अगर सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है 100 रुपये है, 3 प्रोडक्टों का यहाँ डाटा दिया हुआ है ए बी और सी में। पहले का 100 रुपये है सेल प्राइस, दूसरे का 150 है, तीसरे का 120 है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल को अगर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो इसमें देखिए 100 माइनस 50 50, 150 माइनस 70 80, और 200 माइनस 100 100। तो ये आपका इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि देखो अब इससे हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली करना चाहते हैं, आपके पेपर का नाम क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में हमें क्या करना है, कुछ बताना है, मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेने हैं। अब यहाँ ये क्या बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि भाई देखो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो पीरियड में लगनी ही लगनी है। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो किसी ईयर की या महीने की मान लो, वो लगनी लगनी है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कौन सा प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है कंट्रीब्यूशन के टर्म में। तो आपका सी मोर प्रॉफिटेबल हो गया और ए लेस प्रॉफिटेबल हो गया। तो आपको अगर प्रायोरिटी देनी हो कभी किसी लिमिटेशन में, तो एज ए बीइंग ए मैनेजर, और आप तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बनने जा रहे हैं जिसको सीएम में कहते हैं। ये मैनेजमेंट वर्ड जो है वो इसीलिए डाला गया है कि आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी, जब आपके पास ये अप्रोच डेवलप होगी। तो आपको ये सिंपल सिंपल बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो है इस सी प्रोडक्ट का ज्यादा है। तो अगर मेरे पास कोई लिमिटेशन बनेगी, मेरे पास तीनों ऑफर है, मान लीजिए कि मुझे ए भी बनाना है, बी भी बनाना है, सी भी बनाना है। अब एक अगली सिचुएशन में सोच रहा हूँ, तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, मैं पहले ए को बनाऊं कि बी को बनाऊं या सी को बनाऊं। भाई सी तो बहुत प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। अच्छा, अब इसको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के एनवायरनमेंट में देखते हैं। जब अगर कोई आपके पास ये लिमिटेड फैक्टर बन जाए, लिमिटेड फैक्टर क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट होता है, मतलब जिसकी सप्लाई आपके पास लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मटेरियल आपके पास लिमिटेड है, तो आप उस केस में किसको बनाना पसंद करेंगे, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए यहाँ तो आपने एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी निकाली थी, ठीक है। ये वाली आपकी जो कंट्रीब्यूशन आया था ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया। लेकिन आपको ऐसे इन्वायरमेंट में जो काम करना पड़ रहा है जहाँ पे आपके एक लिमिटिंग फैक्टर है या की फैक्टर्स हैं जो कि अबेंडेंट नहीं है, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो आप फिर किस पे कैसे उसको अप्रोच करेंगे। आपको मान लीजिए ये जो आपने ऊपर सवाल किया था, इसमें ए जो आपने बनाया था उसमें 1 किलो मटेरियल ए का लगता है, ए को बनाने में बी को 2 किलो मटेरियल लगता है, और सी को बनाने में 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है। और जो कि अबेंडेंट नहीं है। अबेंडेंट का मतलब क्या है कि वो लिमिटेड है हमारे पास। तो हम किसको पहले बनाएं या किससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो फिर जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको आप इस की फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मोर प्रॉफिटेबल है। देखो वहां आपको एब्सोल्यूट टर्म में ए सबसे कम दिखाई दे रहा था है, और सी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब देखिए यहाँ डिसीजन मेकिंग की क्या ब्यूटी है कि आपने जो वहां निकाला था कि आपका जो ए बी और सी, इसकी जो आपकी कंट्रीब्यूशन आई थी वो आपकी आई थी आपकी 50 रुपये आई थी, ठीक है, ये 50 रुपये आई थी।
इसकी आपकी 80 रुपये आई थी और इसकी आपकी आई थी कितनी, 100 रुपये। ठीक है, ये कितनी आई थी, 100 रुपये आई थी। ये आपकी 80 रुपये आई थी और ये कितनी आई थी, 100 रुपये आई थी। लेकिन अब तो देखो कि अगर आपके पास ये कुछ कंस्टेंट है, ये लिमिटेड फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन कुछ और हो जाएगा। भाई यही तो डिसीजन मेकिंग है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करना, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यही डिसीजन मेकिंग है। तो आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और इसको की फैक्टर के हिसाब से अगर करेंगे तो मान लीजिए इसमें आपका 1 किलो मटेरियल लग रहा है, इसमें आपका 2 किलो मटेरियल लग रहा है और इसमें आपका 5 किलो मटेरियल लग रहा है, तब आपका ये कंट्रीब्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से आएगी, इसमें आपकी 50 हो जाएगी, इसमें आपकी कितनी हो गई, 40 हो गई, और इसमें आपकी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब देखो बिल्कुल उलट गई सिचुएशन। पहले क्या था, वहां पे सी मोर प्रॉफिटेबल था और ए लेस प्रॉफिटेबल था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए मोर प्रॉफिटेबल हो गया और सी लेस प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये चीज डिसीजन मेकिंग कहलाती है। तो हम इसमें इस तरह से लिमिटेड फैक्टर को यूज करके इस तरह से इसको काम में ला सकते हैं। ठीक है, अब एक इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस या आपका रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो जो होता है उसको कैसे करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेशो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन रेशो आपका यही होता है कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल, सिंपल सिंपल यही होता है। जो आपने जो ये निकाला था सी जो निकाला था आपका, कंट्रीब्यूशन से सेल को अगर डिवाइड कर दें तो ये आपका कंट्रीब्यूशन रेशो आ जाता है। इसको पीवी रेशो भी कहते हैं। तो ये आपको मैथमेटिकली काफी काफी सवालों में आपको आएगा ये, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको ये 4 तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से 4 तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपका ये कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ सेल। अब ये किसको लिखना चाह रहा है कि आपका 25% अगर आपका है, आपके आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है, तो इसका मतलब क्या है, इसको इसको 1/4 ऑफ सेल भी लिख सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या सेल 4 टाइम्स है। मान लो आपका क्या है, मान लीजिए आपकी सेल है कितनी, 100 रुपए, और आपको प्रॉफिट कितना होता है, 25 रुपए। तो आप क्या कहते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज आपकी 1/4 ऑफ सेल हो गया, 25/100। ठीक है, 1/4 हो गया। या फिर आप कैसे लिख सकता है, सेल इज 4 टाइम्स ऑफ दैट ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल आपकी 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है 25 के, 25 इंटू 4 अगर करेंगे तो आपका 100 आ गया। तो ये ऐसे भी लिख सकता है इस चीज को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बाई जो सेल के टर्म में दिया है, तो ये आपका 25% ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकता है इसको। या फिर आपका ये लिख सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 0.25 ऑफ सेल, ऐसे भी लिख सकता है 0.25। मतलब यहाँ परसेंटेज के टर्म में दे दिया और यहाँ फ्रैक्शन के टर्म में दे दिया। और एक ये रेशियो के टर्म में भी दे सकते हैं कि भाई 25/100 का क्या मतलब हुआ, ये 1:4 का आपका रेशियो हो गया। तो इस तरह से भी इसको ये लिखा जा सकता है। तो ये जस्ट आप समझ लीजिए, ये सवालों में कई बार आएगा, कभी वो ऐसे लिखेगा कभी वो ऐसे लिखेगा, इसको ध्यान से समझना है। लेकिन है कुछ नहीं, शब्दों का हेर फेर है। राइट, अब क्या करना है, तो आपका सेल पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो जो है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, सिंबॉलिकली आपको कैसे प्रेजेंट करना है कि जो आपका पीवी रेशियो है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल है, सिंपल। तो इसको पीवी रेशियो को आप C/S इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी। इससे आप कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इंटू पीवी, ये इसको इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं। मतलब इसके इधर उधर कर रहे हैं। आप अगर ऐसे समझें, मैंने आपको कहा था कि भाई कंट्रीब्यूशन बाई सेल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका क्या था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये था, और सेल ये है। तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन बाई सेल, यही आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, जिसको पीवी रेशियो भी कहते हैं। तो इससे क्या बनेगा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, भाई आपका इक्वेशन क्या थी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, सॉरी, ये इक्वेशन ये थी, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो अगर आप इसको कंट्रीब्यूशन को निकालेंगे तो ये पीवी रेशियो इधर चला जाएगा इंटू सेल, ये इधर चला जाएगा और ये इधर रह जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो अपॉन सेल हो जाएगा। ये आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है। और सेल क्या हो जाएगी, सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो।
तो ये इसमें हो कुछ नहीं रहा, इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये लिख रहे हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वो सवाल में आपको क्या कहेगा, कभी आपको पीवी रेशियो दे देगा, कभी आपको सीएस रेशियो दे देगा, सीएस दे देगा कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो। तो उसमें आपको मतलब सवाल को इस तरह से करेगा कि कई बार आपको पता भी होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये टर्म आपको क्लियर होने जरूरी है। अब 2 अकाउंटिंग पीरियड के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आपके 2 अकाउंटिंग पीरियड हो तो पीवी रेशियो क्या होगा। 2 अकाउंटिंग पीरियड के लिए पीवी रेशियो क्या होगा। 2 अकाउंटिंग रेशियो के लिए आपका चेंज इन कंट्रीब्यूशन बटे चेंज इन सेल। ठीक है, तो आपका जो पीवी रेशियो था वो था क्या, पीवी रेशियो क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल था। अगर ये किसी पीरियड 1 का है और पीरियड 2 का है, इसमें आपका मान लीजिए अगर हम 2 पीरियड की बात करें तो इसमें जो चेंज है यानी कि C2 माइनस C1 इजिकल टू S2 माइनस S1, तो ये भी पीवी रेशियो ही रहेगा। इसको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। और क्या प्रेजेंट किया जा सकता है पीवी रेशियो को आपका, या और कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है पीवी रेशियो को आपका, चेंज इन प्रॉफिट यानी कि P2 माइनस P1 बटे S2 माइनस S1। मतलब P2 जो है वो पीरियड 2 का प्रॉफिट है और P1 पीरियड 1 का प्रॉफिट है, उसके करस्पॉन्डिंग सेल S1 और S2 है। तो इस तरह से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपको अगर गवर्निंग इक्वेशन याद है और उसको आप काम में ला सकते हैं तो फिर आप ये सब को रटाने की जरूरत नहीं है। आपका सिंपल जो गवर्निंग इक्वेशन है वो ये है जो मैंने आपको बताई थी, इससे ही आप सारी चीजें ये ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आप कोशिश कीजिए, इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको ड्राइव करिए और समझिए कि कैसे होता है। बेसिक गवर्निंग इक्वेशन जैसे मैं आपको यहाँ कुछ करके भी दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं। जैसे आपका यही है, इसको मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। कि भाई आपका सेल क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही होगा, नॉर्मल कोर्स में यही होता है। तो अब देख लीजिए, आप जानते हैं कि एस माइनस वी इजिकल टू एफ प्लस पी। ठीक है, एक तो ये हो गया और ये आपका ए सी हो गया। तो कई बार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इजिकल टू एफ प्लस पी। ठीक है, वो तो इक्वेशन जो आपकी 1 और 2 आ रही थी। अब आप अगर इसको आप जानते हैं कि आपका पीवी रेशियो के टर्म में लिखना है तो पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन आपका होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अपॉन सेल। तो इस तरह से आप और कई तरीके से इसको घुमा फिरा के लिख सकते हैं। ठीक है, एक नोटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपका अगर पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% होगा, सिंपल। ठीक है, पीवी रेशियो अगर आपका 50% है तो आपका सॉरी, पीवी रेशियो अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा आपका 60%। इसका मतलब क्या है कि आपका ये मान लीजिए कि आपका अगर मैं कहूँ कि ये किसके साथ पीवी रेशियो क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल का मतलब अगर 40% है किसी चीज में तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई जो आपका ये सेल है वी वाई एस, ये कितना हो जाएगा 60% आ जाएगा, सिंपल। ऐसे ही अगर किसी सवाल में आपको ये दिया है कि पीवी रेशियो आपका 30% है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल का रेशियो जो कितना आ जाएगा वो 70% आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको कई सवालों में पूछे रहेगा। द पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आर सेड टू बी द कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली मतलब ये आपको अगर इसको मोटे तौर पे समझे, मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ। मोटे तौर पे समझे तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो आपका पीवी रेशियो है, आपका जो आपका ये देख लीजिए कि आपका जो पीवी रेशियो प्लस आपका जो वी एस रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इज इक्वल टू ये 1 होगा। ठीक है, 1 मतलब 100% अगर परसेंट के टर्म में लिखना चाहे तो। अगर पीवी रेशियो 30% है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, सीधा 70। ठीक है, वेरिएबल सेल रेशियो जो है। और आपका जो अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को फुल मतलब एक तरह से क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्स करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये मैंने रेशियो आपको समझाए। इसके बाद मैं चलता हूँ आपकी ब्रेक इवन पॉइंट्स पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट्स मैंने आपको कई बार समझाया है कई क्लास में। जिन लोगों ने क्लास हमारी रेगुलर देखी है वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट्स होता क्या है। ब्रेक इवन द पॉइंट
एट विच देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मीन्स जहाँ पे आपकी जो है प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो हमने फॉर्मूले भी बहुत सारे ड्राइव किए थे स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लासों में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने जो पेपर डाले हुए थे MTPF और आपके एग्जामिनेशन के पेपर, वो मैंने ये सॉल्व करके बताए थे। यहाँ मैं आपको सिंपल खींच के बता रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लें कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाता है, प्रॉफिट जीरो हो जाता है। ठीक है, टोटल सेल टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो अगर आपको बिल्कुल ध्यान है, गवर्निंग इक्वेशन आपको मैंने बताई थी कि सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, ये प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरी कितनी बच जाएगी, एस इज इक्वल टू एफ प्लस वी, सिंपल। ठीक है, एस इज इक्वल टू एफ प्लस बी, ये मेरी बच जाएगी। तो अगर नंबर के टर्म में मैं अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो मैं अगर यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूं, n इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एफ प्लस v इज इक्वल टू v इंटू एन कर दूं। और यहाँ मैं मल्टीप्लाई n से क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ ये वो नंबर है जो मैं निकालना चाहता हूँ ब्रेक इवन। ठीक है, क्योंकि f तो फिक्स कॉस्ट तो है, वो यूनिट के नंबर बढ़ाने घटाने से बढ़ती घटती नहीं है, तो n की गुणा करने से कोई यहाँ नहीं करनी है। तो n एस माइनस वी एन इज इक्वल टू एफ। तो अगर इससे आप करेंगे तो n आपका यहाँ आ जाएगा, और ये आपका s माइनस वी हो जाएगा ये वाला, और ये आपका f हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि n इज इक्वल टू जो कि ब्रेक इवन पॉइंट होगा नंबर में, वो s माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट मैथमेटिकली हो जाता है। अब यहाँ ग्राफ पे समझना है आपको। ग्राफ पे समझने के लिए क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ इस ग्राफ को। देखिए, आप अगर कॉस्ट वर्सेस यूनिट्स मतलब ये आपकी यहाँ पे ये आपकी क्वांटिटी है, और ये आपके कॉस्ट एंड रेवेन्यू है, मतलब सीधे सीधे ये रुपए हैं और ये आपके नंबर हैं, आप ये मान लीजिए। ठीक है, ये आप मान लीजिए। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिए। अब मैं वाई एक्सिस पे कॉस्ट को या रुपए को प्लॉट करना चाहता हूँ, और एक्स एक्सिस पे किसको करना चाहता हूँ, क्वांटिटी को, यूनिट को। यहाँ पे आपके रुपए करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, एक फिक्स कॉस्ट होती है। तो फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो नंबर बढ़ने के साथ कम नहीं, ज्यादा नहीं होती। तो वो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, ऐसे सिंपल एक क्या खींचेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ये थोड़ी लाइन तिरछी हो रही है, आप इसको सीधी लाइन समझिएगा। मैं यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप इसको सीधी लाइन समझिएगा। तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये चेंज नहीं हो रही है क्वांटिटी घटाने बढ़ाने से। ठीक है, और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो गई या यहाँ तो इन्होंने टोटल कॉस्ट का ही हवाला दिया है, चलो मैं भी टोटल कॉस्ट ही ले लेता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ज़्यादा डाटा बताऊंगा यहाँ। तो आपका देखिए, टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट तो मिनिमम प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर यूनिट में। तो ये आपकी लाइन ये हो गई। तो इसकी ये लाइन क्या होगी आपकी, ये वाली। इसका अगर मैथमेटिकली मैं समझाऊं तो एफ प्लस वी क्यू, वी क्यू या वी एन, जो भी आप लेना चाहें। तो ये लाइन क्या प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती है। और एक आपकी ये क्या लाइन हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ से ये सेल वाली लाइन। ठीक है, सेल वाली लाइन। तो सेल वाली लाइन आपकी ये हो गई, ये। ठीक है, ये थोड़ा सा एंगल ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये आपकी सेल लाइन हो गई, टोटल सेल लाइन। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट एट विच टोटल सेल टोटल कॉस्ट लाइन ये आपकी है, और ये सेल लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जो पॉइंट आया, ये यहाँ अगर मैं इसको ड्रा करूँ, तो ये क्वांटिटी में आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये वाला आपका। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो ये क्वांटिटी के टर्म में आ गया, और यहाँ रेवेन्यू के टर्म में आ जाएगा अगर इसको इधर मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो अब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स पे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन से नीचे जाऊंगा तो मुझे लॉस होगा। तो ये आपका ये वाला जो एरिया है, ये सब लॉस एरिया है जो मैंने डबल क्रॉस किया है, और ये एरिया जो है आपका, ये प्रॉफिट एरिया है। ठीक है, ये प्रॉफिट एरिया है। ओके, अब ये आपका एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या समझाता है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझाता है कि ये जितना ज्यादा होगा। अब आप बताइए, ये अगर मैं ये लाइन ऐसे खींचूं,
ठीक है, तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा इसके बीच का, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट तेज बढ़ रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है क्वांटिटी के साथ साथ, और जितना ये एंगल कम होता जाएगा तो यानी कि आपके क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट कम हो रहा है, ये मतलब उतनी तेज नहीं बढ़ रहा, नॉट कम हो रहा है, प्रॉफिट आपका कंपैरेटिवली स्लो है। अगर ये तो किसी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखें, जैसे मान लीजिए इस तरह का आपको मिलता है कि एक लाइन ये है और एक लाइन आपका ये मान लीजिए कि एक लाइन आपका ये है। ठीक है, तो ये तो एक तो एंगल इंसिडेंस ये हो गया, और दूसरी लाइन पे मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन आपका ये है, ये एंगल आपका बड़ा है। तो ये अगर ये आपकी टोटल सेल वाली लाइन है और ये टोटल कॉस्ट वाली लाइन है, तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल अगर ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्वांटिटी के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब मैं अगले ग्राफ पे चलता हूँ, ये आप उससे भी देख सकते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है, लिखा भी है इन्होंने। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है कि इफ द एंगल इज लार्जर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज हायर एंड द एंगल इज लोअर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज लोअर। मीन्स आपका प्रॉफिट जो है वो एंगल आपको बताता है, ये ग्राफिकल आपकी प्रेजेंटेशन है इसमें। अब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस या सीपीवी एनालिसिस जिसको कहते हैं, इसमें ये क्या करना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करके ये इम्पैक्ट जानना चाहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप बताइए नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करने से कोई ब्रेक इवन पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली भी आपने क्या देखा था, मैथमेटिकली आपने क्या देखा था, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका फिक्स कॉस्ट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि या तो फिक्स प्राइस पे फर्क पड़ेगा, बटाने ब्रेक इवन को का किस पे फर्क पड़ेगा, या तो सेल आपका फिक्स कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, या सेल प्राइस पे फर्क पड़ेगा, या वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। क्वांटिटी तो इस फॉर्मूले में ही नहीं आती, तो क्वांटिटी से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप क्वांटिटी घटाओ या बढ़ाओ, ब्रेक इवन पॉइंट शैल नेवर बी चेंज, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करते हैं या कम करते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका वहीं रहेगा, क्योंकि ये तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फिक्स कॉस्ट, आपका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा पैरामीटर क्या है, इंक्रीज इन द सेल ड्यू टू इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में आपने इंक्रीज कर दिया, तो जिस सेल की यूनिट आपकी जो है सेलिंग प्राइस बढ़ गया आपने, तो आपका क्या आएगा इस केस में। आप अगर वैसे भी देखेंगे, मैं आपको फॉर्मूले से समझा दूं पहले। आपका मैंने बताया था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो क्या था, आप देखो फिक्स कॉस्ट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो ये आपका ये सेलिंग प्राइस आप बढ़ा रहे हो, जब आप ये सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो कम आएगा, सॉरी ज्यादा आएगा। अब ये अगर ज्यादा आएगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका नीचे शिफ्ट होगा। आप इसको समझिए, मान लीजिए ये आपकी 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपकी -4 रुपए है पहले फिक्स कॉस्ट, और ये मान लीजिए कुछ है, सपोज आपकी 100 रुपए फिक्स कॉस्ट है और 4 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और 10 रुपए सेलिंग प्राइस है। तो इस केस में यहाँ फ्रैक्शन क्या आ रहा होगा, 100 तो ये मान लो और ये 6 आ रहा होगा। अब आपने ये क्या कर दिया, 12 कर दिया मान लीजिए इंक्रीज इन सेल कर दिया ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो उस केस में क्या हो गया, 100 और आपका 12 -4। ठीक है, तो ये आप क्या आ गया, 100 माइनस ये नीचे डिवाइडेड बाई 8, तो 100 डिवाइडेड बाई 8, इससे आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, नीचे चला गया। तो ये चीज इन्होंने यहाँ ग्राफिकली समझाई है। आप देखिए ग्राफिकली कैसे समझाई है। ये आपका देखिए, पहले आपका जो सेलिंग प्राइस था, जो आपकी टोटल सेल लाइन थी, यहाँ थी, ये रही जो टोटल सेल लाइन थी, वो ये लाइन थी, ये वाली, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी ये टोटल सेल लाइन थी, जो ये वाली थी। अब इन्होंने क्या किया कि सेल प्राइस बढ़ाया, तो ये नई लाइन इन्होंने डॉटेड लाइन न्यू आपकी सेल लाइन, न्यू टोटल सेल लाइन खींची, तो ये थोड़ी इधर ज्यादा होगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बढ़ रहा है कि नहीं भाई, टोटल कॉस्ट लाइन के साथ आपका टोटल कॉस्ट लाइन के साथ इसका ये वाला एंगल बढ़ रहा है, वैसे भी अगर आप समझें तो आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपका सेल प्राइस बढ़ गया है, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, यूनिट्स के टर्म में ये आपकी नीचे आ गई। फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है
कि आपका जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका एफ एस माइनस बी है। तो आपने एस को बढ़ाया तो ये डिनोमिनेटर पूरा बढ़ गया, और ये फिक्स है, तो अगर डिवाइडेड में कुछ चीज बढ़ गया तो इसका आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले ग्राफ की तरफ चलता हूँ। अब अगले ग्राफ में क्या है, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, अगर आप जरा सा समझ सकते हो उस फार्मूले को ही, ये तो आपकी किताब में शायद ऐसा बताया भी नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप अगर इस फॉर्मूले को ही समझ लें, जो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट था, ब्रेक इवन जो पॉइंट था, ये क्या था, मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया, डिक्रीज किया। जब आपने वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज किया होगा तो ये डिनोमिनेटर फिर बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट वहाँ की वहीं है, तो आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो यही चीज इन्होंने किया है कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट थी, ये नई कॉस्ट लाइन नीचे आ गई ना, ये वाली। पहले आपकी कॉस्ट लाइन ये थी, ये वाली, ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन ये थी, ये वाली जो मैं आप खींच रहा हूँ। बाद में इन्होंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट अगर घटाई तो वेरिएबल कॉस्ट होने से आपकी न्यू वेरिएबल जो आपकी लाइन है वो ये इस तरह से नीचे आ गई। ठीक है, तो आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट आपका नीचे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया आपका। ब्रेक इवन पॉइंट पहले यहाँ था। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को घटाने से भी आपका ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नए ग्राफ के उसमें चेंज इन फिक्स कॉस्ट। अब आप बताइए चेंज इन फिक्स कॉस्ट से क्या होगा। अगर आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट घटेगा। क्यों घटेगा, फिर उसी इक्वेशन पे आ जाओ समझने के लिए। आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, सेल माइनस वेरिएबल। तो आपने अगर ये न्यूमरेटर बढ़ा दिया ऊपर और इसमें ये अनचेंज है, तो आपका ये क्या होगा, ये अनचेंज है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। तो देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन अगर बढ़ाओगे तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ आ गया, पहले ये यहाँ था और फिर आपका यहाँ आएगा। तो सिंपल, ये आपका फिक्स कॉस्ट को अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट को घटाओगे तो घटेगा। इस तरह के सवाल आपके एमसीक्यू में खूब आते हैं इस तरह के। ठीक है, फ्रॉम द अबो चार्ट इज इट क्लियर दैट इंक्रीज इन द प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट। इफ द फिक्स कॉस्ट इज इंक्रीज तो बीईपी भी इंक्रीज करेगा, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करोगे तो बीईपी डिक्रीज करेगा। तो ये एक तरह का लीनियर रिलेशन है। अब मैं आपको इसकी एक ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ये मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक मैंने आपको ये क्लास डाली है, इसमें आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को भी समझिए और इसको न्यूमेरिकल अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले में हो क्या रहा है। अगर आप फॉर्मूले को ड्राइव करके ठीक से समझ पाते हैं तो ये ग्राफ बनाना आपके लिए बहुत आसान है। वो पूछेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे भी पूछ सकता है एमसीक्यू में आपको, या और भी और किसी दूसरी तरह से पूछ सकता है। फिक्स कॉस्ट घटाने से क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने से क्या होगा, ठीक है, सेल प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से क्या होगा। तो इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास। एंड जो आप लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। आप लाइक और कमेंट तो करते ही रहते हैं, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप ये मत समझिए कि वो छोटी है बड़ी है, सर क्या कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। किसी के लिए कोई भी बात कितनी बड़ी है ये आपको हम नहीं बता सकते। आपके लिए क्या छोटी सी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होगा, तो आप सवाल जरूर पूछिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।